प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी नाटक की मैं आपको व्याख्या करा रही हूँ। उसके महत्वपूर्ण अंशों में आज की कड़ी में जो व्याख्या कराई जाएगी वो इस प्रकार है। ध्रुव स्वामिनी को जब ये पता चलता है रामगुप्त और शिखर स्वामी के सम्मुख या उनके द्वारा कि शकराज ने उसकी मांग की है, तो वह बहुत विचलित और दुखी हो जाती है। रामगुप्त से इस पर प्रश्न पूछती है, लेकिन रामगुप्त अपना पल्ला झाड़ लेता है। वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, और जब तुमसे मेरा विवाह हुआ था तब तो मैं द्राक्षासव अर्थात मदिरा के नशे में था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो भी कि नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तब ध्रुव स्वामिनी विचलित होकर के शिखर स्वामी से कहती है कि यह तो थी राजा की व्यवस्था, राजा ने तो पल्ला झाड़ लिया है, अब मैं सुनूं कि मंत्री का क्या विचार है इस संदर्भ में। शिखर स्वामी उत्तर देते हुए कहता है, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। शिखर स्वामी कूटनीतिज्ञ है और छल प्रपंच में भी माहिर है, और अपनी उसी कुटिलता का यहाँ परिचय देते हुए वह अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुव स्वामिनी के शकराज के शिविर में जाने की सहमति अपनी देता है। वो कहता है, बड़ी ही कुटिलता से कहता है कि मैं जो कहूँगा वो नियम और नीति के अनुसार ही कहूँगा। शास्त्रों में ये कहा गया है कि अवसर देख करके, मौका देख करके राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति या उचित सलाह देना ही मंत्री का कर्तव्य होता है, और वही मेरा कर्तव्य है। और आज की परिस्थितियों में राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। राजनीति में ये कहा गया है, उसका एक सिद्धांत है कि हर प्रकार से राज्य की रक्षा की जानी चाहिए। उसके लिए कितनी भी बड़ी बलि क्यों ना देनी पड़े, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और इसलिए राष्ट्र की रक्षा हर प्रकार से करना ही राजा का, मंत्री का और अन्य लोगों का धर्म है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, सबका बलिदान दिया जा सकता है, इसलिए किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। लेकिन राज्य की का विसर्जन, राज्य को शत्रुओं के हस्तगत होने देना केवल अंतिम उपाय है। उससे पहले हर उपाय करके हमें राज्य और राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। ये बात सत्य है कि राजनीति का ये सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए, उसके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए ये षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है, बल्कि रामगुप्त को सम्राट बनाए रखने के लिए, ध्रुव स्वामिनी तथा चंद्रगुप्त से पीछा छुड़ाने के लिए ये शिखर स्वामी की एक कुटिल नीति है जो ध्रुव स्वामिनी के सामने प्रकट करता है। ध्रुव स्वामिनी इस बात से परिचित है, वो जानती है कि शिखर स्वामी वही कहेगा जो रामगुप्त चाहता है, या रामगुप्त और उनकी जो मंडली है, इसको यहाँ मंडली कहना इसलिए है कि वो एक तरह से राजा के धर्म से तो पतित हो चुके हैं, राष्ट्र की रक्षा का अभी कोई भाव उनमें नहीं है, वो सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ एक नाट्य मंडली से ही ध्रुव स्वामिनी पहले भी उनको कह चुकी है कि ये कुबड़े बोनों और गूंगों की मंडली है, जो इनको ध्रुव स्वामिनी और क्षमा कीजिए शिखर स्वामी, रामगुप्त और उनके जो वफादार लोग हैं उनके लिए। तो वहीं इसी धूर्तता को ध्रुव स्वामिनी पहचान जाती है और आगे कहती है, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। तुम्हें रामगुप्त कहता है कि तुम नीति शास्त्र के ज्ञाता हो, बृहस्पति के समान हो, देवगुरु बृहस्पति के समान तुम्हारी बुद्धि प्रखर है, लेकिन मैं नहीं जानती तुम बृहस्पति हो या शुक्र हो, लेकिन तुम एक नंबर के धूर्त हो, और उसी धूर्तता में तुमने आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में भूल तो नहीं कर दी।
कहीं गलती से किसी और को तो राज सिंहासन पर नहीं बिठा दिया, क्योंकि रामगुप्त में एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जो उसे आर्य समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी सिद्ध कर सके। इसीलिए लगता है कि तुमने भ्रम से कहीं दूसरे को, किसी दूसरे व्यक्ति को इस राज सिंहासन पर बिठा दिया है। ध्रुव स्वामिनी अपनी रक्षा के लिए कटिबद्ध है और किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी इसी दृढ़ता का परिचय देते हुए ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तरह तरह की नीतियाँ थोप करके, तरह तरह के शास्त्रों के नियम बता करके पुरुष समाज ने स्त्रियों को अपनी गुलाम समझ करके उन पर तरह तरह के अत्याचार शुरू से ही किए हैं और उसका ये अभ्यास बन गया है और निरंतर वो इस तरह के कार्य करता चला जा रहा है। रामगुप्त भी यही करना चाह रहा है, शिखर स्वामी भी शास्त्रों की राजनीति की आड़ में इसी प्रकार की धूर्तता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है कि जो पुरुषों ने अपने आप को स्त्री को अपनी पशु संपत्ति समझा है, यानी कि पशु के समान, चाहे जिधर भेज दो, जिसको बेच दो, इस तरह का अत्याचार मेरे साथ नहीं चल सकता। मैं ऐसा अत्याचार अपने साथ किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। वह कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। यदि तुम इतने कायर हो कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, एक पति होने के नाते, एक राजा होने के नाते, जो तुम्हारा धर्म है उसका पालन तुम नहीं कर सकते, और अपनी कुल, एक पति के नाते एक गुप्त कुल की मर्यादा की रक्षा करना जो तुम्हारा धर्म है, उसका भी तुम पालन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य भी नहीं है और तुम छल और प्रपंच के एक पुतले हो, तो तुम इस तरह नारी का गौरव बेच भी नहीं सकते। तुम मुझे बेच नहीं सकते, अर्थात तुम मुझे किसी भी प्रकार से शकराज के शिविर में जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम लोगों पर कोई संकट ना आए, शकराज ये ना सोचे कि तुमने संधि का पालन नहीं किया तो मैं ही कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी, मैं इस राजमहल में अब नहीं रहूंगी। इसे लेकिन किसी भी तरह से तुम्हारी शर्त को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। किसी भी कीमत पर मैं शकराज के शिविर में नहीं जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, ओह, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं है। शिखर स्वामी इस बात के से सहमत नहीं होता कि ध्रुव स्वामिनी राजमहल छोड़कर या राजा की अधीनता छोड़कर कहीं अन्य चली जाए या राज्य को छोड़ करके चली जाए, क्योंकि वो कहता है, या फिर वो राजनीति का पेच फंसा देता है और कहता है कि राजनीति में इस तरह की बातों का स्थान नहीं। अगर तुम चली जाओगी तो तुम्हारे स्थान पर किसको भेजा जाएगा, क्योंकि ये संधि का नियम है कि जो संधि हमने मानी है उसका पालन करना ही होगा। जब हमने ये स्वीकार कर लिया है कि ध्रुव स्वामिनी को शकराज के शिविर में भेजा जाएगा तो भेजा जाएगा। ध्रुव स्वामिनी को यहाँ से कहीं जाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती, और जब तक तुम कहीं नहीं जा सकती जब तक इस संधि के नियमों का पालन नहीं हो जाए। ध्रुव स्वामिनी क्रोधित हो जाती है और वो कहती है, देखती हूँ इस राष्ट्र यज्ञ, रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी। देखती हूँ किस प्रकार तुम राष्ट्र की रक्षा का यज्ञ के बहाने किस प्रकार तुम इस रानी की बलि दोगे, कैसे उसे शकराज के शिविर में भेजोगे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लेकिन शिखर स्वामी भी धूर्त है, वो कहता है कि नहीं, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, इसलिए ऐसा ही होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, उपाय नहीं तो न हो निर्लज्ज आमात्य, मैं ऐसा प्रस्ताव सुनना नहीं चाहती। ध्रुव स्वामिनी भी अपनी बात पे दृढ़ हो जाती है और वो कहती है कि चाहे ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे पास हो या नहीं, इसका उपाय दूसरा हो या नहीं हो, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को सुनना नहीं चाहती। तुम लोग तो निर्लज्ज हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी निर्लज्जता नहीं है कि मैं अपना अपमान यहाँ पर खड़े खड़े स्वयं कराती रहूं, अर्थात मुझे यहाँ से कहीं जाना ही होगा। ध्रुव स्वामिनी के इन शब्दों में, इस वार्तालाप में एक नारी का साहस अभिव्यक्त हुआ है। जब वो चारों तरफ से निसहाय हो जाती है, चाहे राजा हो या अपने आप को पति कहलाने वाला उसका पति रामगुप्त हो या
राज्य का आमात्य शिखर स्वामी सभी मिलकर के ध्रुव स्वामिनी का बलिदान करना चाहते हैं, उसे अपमानित करना चाहते हैं, उसे शकराज के शिविर में भेजना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी दृढ़तापूर्वक इसका विरोध करती है। और यहाँ प्रसाद ने यह भी अभिव्यक्त किया है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा, स्त्रियों को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा। समाज से, राज्य से, राष्ट्र से आप अपनी रक्षा की, अपने गौरव की, अपने मान सम्मान की सुरक्षा की बैठ करके इच्छा या कामना नहीं कर सकते। जब भी आप पर विपरीत परिस्थितियां पड़ें तो स्वयं अपने साहस को बढ़ाना होगा, अपने अंदर अपने प्राणों का विस्तार करना होगा, और तभी जा करके आप अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकती हैं। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी के द्वारा कहलाए गए जो शब्द हैं जयशंकर प्रसाद के, उन्होंने नारी का आह्वान किया है कि अपनी रक्षा के लिए उसे स्वयं कटिबद्ध होना होगा।